हेलो दोस्तों, आज हम इडुटेरिया का करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और कोप 27 सम्मेलन के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े अन्य पक्षों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं आज का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत किए थे। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। मुख्य विशेषता: प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन का संचय मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी आएगी। चलिए प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों की प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें से 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। इनकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। चलिए कोप 27 सम्मेलन देख लेते हैं। कोप 27 सम्मेलन आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। महत्वपूर्ण निर्णय: इसमें अनुकूल कोष में कुल 230 मिलियन डॉलर से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोष प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। कोप 27 में मैग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया। मैग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। कोप 27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को कोप 27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसके निम्न विशेषताएं: भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति की उद्देश्यों को शामिल किया। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। कोप 26 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में कोप 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक पहुंचाएगा।
दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करेगा 2005 के स्तर से। पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करेगा 2070 तक। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लाए गए नए अधिनियम कौन कौन से हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2022, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है। वन जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, सरकार ने 24 अगस्त 1922 को इस नियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरी का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया है। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा एवं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात और बिक्री उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। चलिए, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट को देखते हैं, जो पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए, 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तमिलनाडु सरकार ने थानमाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उप वयस्क एशियाई शेरों को राज्य में वारदा वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। इसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 बिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम, पूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 इमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है,
देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लायन एट ग्रेट 47 विजन फॉर अमृतकूटलक योजना का अनावरण किया। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्कॉटहोम प्लस 50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। प्रधान नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के जीवन शैली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना तथा पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। भारत टैप पहल आवास और शहरी मामले मंत्रालय उद्देश्य इसका है। इसके तहत बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जल्दू टैप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल्दू टैप को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य गांव में चिन्हित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। UNCCD के COP 15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। थीम भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के उत्पाद एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3.6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 22 से 27 मार्च 2022 तक 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया के बाली में किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभियान CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। विषय पारिस्थितिकी सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। कुनिमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को इस बैठक में अपनाया गया। दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अपने पहले तराई हाथी रिजर्व TER को मंजूरी प्रदान की है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है। केरल में आयोजित जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल के राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया को कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई। केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। ISA की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए पुनः सह-अध्यक्ष चुना गया। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो अपनी 95% ऊर्जा आवश्यकता हाइड्रो एवं पवन ऊर्जा से एवं 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना है। पुदुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बंसेरा की नींव रखी। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांस के पौधे होंगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएगी। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। एटलस में 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर में जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट
एन एनिमल पहल की शुरुआत की एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई। दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहली स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, मैगजीन जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड विभाग ने के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना जीओईजियो कंपनी की है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 17वां नजराना टैंक। काजुवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनःचक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। भारत में पहली बार OCEANC 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागापट्टिनम में मरीन एलिथ फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए
14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। तो चलिए हम आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।